हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू जस्ट स्टडी। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं। अगर आपने ये वाली क्लास देख ली तो समझ लो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो तैयार हो गया है। चाहे आप एक्सरसाइज करो या ना करो, फिलहाल आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप में आपकी बुक में एक्सरसाइज इसीलिए दी जाती है ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। फिलहाल इन एक्सरसाइज को करने से पहले अगर आप ये वाली क्लास देख लोगे तो आपको पूरी एक्सरसाइज आप मेरे बिना बताए ही सॉल्व कर लोगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो हमारा चैप्टर है इसका नाम है बहुपद। ठीक है, बहुपद हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हम कराएंगे। ठीक है, जिन पे हमने पहले से ही टिक लगाकर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि x की उच्चतम घात, घात मतलब घात को हम पावर कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है 4x+2 यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे x की बात की जाए तो हमारा यहाँ पे हम अलग से आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 4x+2, x की घात की बात की जाए तो आप कहोगे कि यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं लगी है। जब x की घात कुछ भी नहीं लगी होती है तो वहां पे हम क्या मानते हैं, वहां पे हम x की घात 1 मानते हैं। ठीक है, x की घात हमारी यहाँ पे जो भी है कितनी है 1 है ना, तो यही इसकी क्या हो गई है, उच्चतम घात हो गई है। मान लो यहाँ पे x की पावर 2 इस तरीके से दिया जाता, ठीक है, तो इसकी उच्चतम घात क्या हो जाती, 2 हो जाती। ठीक है, तो यही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। हम आपको बहुपद के बारे में भी पहले बता देते हैं, बहुपद आखिर क्या होता है। तो बहुपद जो होता है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलते हैं, चर प्लस अचर इन दोनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो चर और अचर क्या होते हैं, तो भाई चर जो होते हैं वो होते हैं एक्स, एक्स हुआ, वाई हुआ, ए बी सी हुआ, बस ये सब जो वो होते हैं, अक्षर जो होते हैं हमारे लेटर्स होते हैं, वो हमारे चर होते हैं। अचर क्या होते हैं, जो हमारे डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, वो होते हैं अचर। ठीक है, इन दोनों को मिला के जो हमारा टर्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि 4x+2 में x की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो जिसकी घात 1 होती है उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ये भी बात जान लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है, जिसकी उच्चतम घात मैक्सिमम घात 1 होती है, वो हमारा रैखिक बहुपद होता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने 2y² माइनस का 3y+4 चर में y की घात 2 का बहुपद है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे बहुपद दिया गया है ये वाला, ठीक है, इसमें मैक्सिमम घात y की कितनी है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 2 है, तो मैक्सिमम जो घात है वो हमारी कितनी है, 2 है। तो क्या बोलेंगे, इस ये जो हमारा बहुपद है इसकी उच्चतम घात क्या है, या ये जो बहुपद है उसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 1 नहीं बोलेंगे, जो मैक्सिमम वाली घात होती है, उच्चतम वाली घात होती है, ज्यादा वाली घात होती है, वही हम बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारा दिया है 5x³ माइनस 4x² + x माइनस का √2। √2 से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमारा अचर पद है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे घात की बात कर रहे हैं, तो घात हमारी उच्चतम कौन सी है, 3 है ना, तो इस बहुपद की घात जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे चलते हैं, तो आगे हमारा क्या दिया हुआ है, देखो भाई, आगे यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, चलो ये बात भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है व्यंजक 1/x-1 √x+2, और इस तरीके से अपॉन में दिया गया है 1/x² + 2x+3 इत्यादि बहुपद नहीं है। भाई ये हमारे बहुपद क्यों नहीं है, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे कि ये हमारा दिया गया है, ये हमारा क्या दिया गया है, 1 में x-1, ये जो है हमारा अपॉन में दिया गया है। अपॉन में इस तरीके से दिया हुआ होगा, बटे में दिया होगा, तो वो हमारा बहुपद में नहीं गिना जाएगा। अगर x-1 के, सिर्फ x-1 की बात की जाए तो वो हमारा बहुपद होगा, पर ये जो x-1 है वो अपॉन में लिखा हुआ है, इस वजह से ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं,
ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो ये हमारा अंडर रूट में x+2 दिया गया है। अंडर रूट का मतलब होता है कि जैसे कि अंडर रूट 2 है, तो इसका मतलब हुआ x की पावर 1/2। ठीक है। अब हमारी जो पावर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पर यहाँ पे 1/2 जो है, 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। इस वजह से ये हमारा जो दिया गया है √x+2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद में नहीं गिना जाएगा। ठीक है। हाँ, रूट ये जैसे कि यहाँ पे √2 अचर संख्या हमारी उसमें हो सकती है, अंडर रूट में हो सकती है, पर x अंडर रूट में नहीं हो सकता है। ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भी यहाँ पे अपॉन में दिया गया है। ठीक है, ये बहुपद जो है अपॉन में दिया गया है। अगर बहुपद हमारा अपॉन में दिया जाता है तो वो हमारा बहुपद में नहीं गिना जाता है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। आगे चलते हैं, तो थोड़ा रफ कर देते हैं। तो इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट निकल के आता है 2x-3। ठीक है। ऊपर हमारा एक पॉइंट रह गया है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है एक घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। ये बात तो हमने आपको बता ही दी है। तो रेखिक बहुपद जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। लीनियर पॉली आप देखो, हाँ, माना कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, लेकिन आपको कुछ थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में याद होना जरूरी है, इसलिए मैं बीच बीच में बता देती हूँ। ठीक है। तो जिसकी घात एक है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था 4x+5, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं दी है। जब x की घात कुछ नहीं दी होती है तो वहां पे क्या मानते हैं, घात एक मानते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं, घात एक मानते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया है बहुपद, वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद है। ठीक है। इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि 2x-3, यहाँ पे x की घात एक है मानी जाएगी। यहाँ पे देखो, x जो है अंडर रूट में नहीं है, 3 जो अंडर रूट में है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको हम बहुपद ही नहीं मानेंगे, ये हमारा बहुपद है, क्योंकि x तो अंडर रूट में है नहीं, 3 है अंडर रूट में, तो इसकी भी घात हमारी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। यहाँ पे y की घात एक मान ली जाएगी, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। x हमारा अपॉन में नहीं है, ये अचर पद अपॉन में है। ठीक है। तो ऐसा नहीं हम समझेंगे कि ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद है, क्योंकि x के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की गई है। x की घात यहाँ पे एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। z की घात एक है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे u की घात एक है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। ठीक है। u जो है अपॉन में नहीं है, इसके साथ में लिखा हुआ जो अचर पद है वो अपॉन में है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी हमारा बहुपद में ही आएगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है 2x+5 माइनस का x² और x की घात 3+1 आदि प्रकार के रैखिक बहुपद नहीं है। अब इन्होंने ये बात क्यों बोली है कि ये हमारे रैखिक बहुपद नहीं है, तो ये बात भी आप सुन लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि 2x+5 माइनस का x², अगर यहाँ पे हम x की घात मैक्सिमम घात देखते हैं तो वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 आ रही है, हमें कितनी मैक्सिमम घात चाहिए थी रैखिक बहुपद के लिए, एक चाहिए थी। यहाँ पे तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और x³ + 1 में मैक्सिमम घात कितनी आ रही है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम घात है वो हमारी आ रही है 3। इसका मतलब हमें तो एक चाहिए थी ना, तो इस वजह से ये कैसे बहुपद, बहुपद तो है पर रैखिक बहुपद नहीं है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है मैक्सिमम घात जो है वो हमारी एक होनी चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया गया है, इसमें मैक्सिमम घात 2 है, तो ये कैसा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो मतलब जिसका मैक्सिमम घात जो होती है, उच्चतम घात जो होती है, अगर 2 है x की घात, ठीक है, तो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे बस इन्होंने बताया क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वर्ग, मतलब स्क्वायर। ठीक है। बस इतना सा समझ लो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे 2x² + 3x माइनस का 2/5। ठीक है। तो ये अपॉन में है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। x जो है वो हमारा अच्छा खासा सिंपल सा रखा हुआ है, और पावर हमारी 2 भी लगी हुई है। इसका मतलब ये 2x² + 3x माइनस का 2/5 जो है वो हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट दिया गया है y² - 2, यहाँ पे y की मैक्सिमम घात जो है वो कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। हाँ, और यहाँ पे
2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की मैक्सिमम घात जो है वो कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारा कैसा है, द्विघात बहुपद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्स जो है वो माइनस का है या प्लस का है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद आखिर होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, अच्छा ये हमारा पूरा दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का √3x, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम घात कितनी थी, 2 थी, इसलिए ये द्विघात बहुपद हुआ। इसको देख लेते हैं, u अपॉन में 3 माइनस का 2u² प्लस 5। यहाँ पे u जो है अपॉन में नहीं है, अगर u अपॉन में होता तो हम इसको देखते, पर यहाँ पे u जो है ऊपर है और यहाँ पे u की मैक्सिमम घात जो है 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देख लेते हैं √5v² माइनस का 2/3v, तो यहाँ पे v की मैक्सिमम घात 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। यहाँ पे z की घात मैक्सिमम 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, अरे यार, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन हमारी रह जाती है, यहाँ पे लिखा है एक्स में कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a जो है 0 के बराबर नहीं है, इस प्रकार होता है, ठीक है। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब इनकी बात का मतलब क्या सुन लेते हैं। तो इन्होंने एक व्यापक रूप बताया है, किसका बताया है, द्विघात बहुपद का, क्या बताया है, व्यापक रूप बताया है। वो व्यापक रूप आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ax² प्लस bx प्लस c। ये जो है ये हमको याद रखना है, क्योंकि इसकी हमें जगह जगह पे जरूरत पड़ने वाली है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक है, क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है। इतना हो गया, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बात की है त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम घात 3 हो, तो वो हमारा त्रिघात बहुपद होता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम घात 3 है, यहाँ पे सिर्फ अकेला दिया है, अकेला दिया है, तो क्या हुआ, ये हमारा भी एक बहुपद ही गिना जाएगा जिसकी मैक्सिमम घात 3 है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अकेला दिया गया है √2 और एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 माइनस x² प्लस x की घात 3, यहाँ पे मैक्सिमम घात जो है वो कितनी है, 3 है। मैक्सिमम मतलब उच्चतम, सबसे ज्यादा घात जो है वो 3 है, तो ये भी हमारा कैसा है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे हम देखते हैं 3x³ माइनस का 2x² प्लस x माइनस का 1, यहाँ पे x की मैक्सिमम घात देखते हैं जो कि हमारी 3 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आगे चलते हैं, इन्होंने त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताया है। ये व्यापक रूप भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना, क्योंकि ये जो व्यापक रूप हम आपको बता रहे हैं, इनसे हम फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद का हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप की बात करते हैं, तो वो होता है ax प्लस b, ठीक है। द्विघात बहुपद की बात करते हैं, तो द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और त्रिघात बहुपद का आपके सामने लिखा हुआ है, ये कितना होता है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो हमारा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, तो लिखने से क्या होता है कि हमें चीजें याद हो जाती हैं, हालांकि मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, घात, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए लिख दूंगी, ठीक है। तो भाई हमारा पेन कहाँ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिघात बहुपद। तो ये होता है हमारा ax³, ठीक है, त्रिघात है तो मैक्सिमम घात हमें 3 करनी है। फिर हमारा नेक्स्ट b होगा, a के बाद b ही आता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बस सिंपल से है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो पाए। फिर आगे चलते हैं, इन्होंने जो बताया है ABCD, ये आखिर है क्या, ABCD जो है वो हमारी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। और ध्यान रखना है कि a जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता है, a0 इसमें भी नहीं हो सकता है, a0 इसमें भी नहीं हो सकता है, a0 इसमें भी नहीं हो सकता है। ये आखिर बोल
क्यों रहे हैं कि a 0 नहीं हो सकता है? तो इसका रीज़न ये है कि भैया अगर हम a को 0 कर देंगे, तो a की जब x से गुणा हो जाएगी, तो ये हमारा 0 प्लस b हो जाएगा। तो ये हमारा रैखिक बहुपद कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है? ऐसे ही इसमें अगर हम a की जगह पे 0 कर देंगे, तो a गुणे में x स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी रहेगी। ठीक है? जो कि हमें चाहिए नहीं। इसलिए सिर्फ a जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, बाकी आप b को 0 कर दो, c को 0 कर दो, d को 0 कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, सिर्फ वही पढ़ाएँगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, यहाँ पे लिखा है k जो है वो कोई वास्तविक संख्या है। k हमारा आखिर आया कहाँ से? तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं px क्या होता है? जैसे कि बहुपद जो होता है, जैसे कि ax प्लस b हमने लिखा है, ठीक है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? px कहते हैं। px ये जो होती है, हम इसको शॉर्ट में बहुपद को इस तरीके से लिखते हैं। px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है। मतलब यहाँ पे जो हमारा x है, ठीक है? x की जगह पे हम अगर कोई वैल्यू रखते हैं, 1 रखो, 2 रखो, कितनी भी रखो, तो यहाँ पे कोई वैल्यू बदला बताकर k बोल रहे हैं, ठीक है? x की जगह पर अगर हम k रखते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है, ठीक है? तो उस वही इन्होंने कहा है कि वही हमारा px का मान निकल के आता है, ठीक है? तो इसे pk से निरूपित करने लगते हैं। मतलब कि अगर हम x की जगह पे k रखेंगे, तो हम इसको pk ही तो बोलेंगे, क्योंकि x की जगह पे हमने k रख दिया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इन्होंने कहा है px इक्वल टू हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 है, ठीक है? तो इन्होंने x बराबर क्या रखा है? -1 रखा है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर x बराबर -1 रखते हैं, तो इसका मान हम क्या पाते हैं? तो हम यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या रख दिया? माइनस का 1 रख दिया, ठीक है? जहाँ पे हमारा x था, वहाँ पे हमने क्या-क्या रख दिया है? -1 रख दिया। यहाँ पे -1 रख दिया, यहाँ पे -1 रख दिया, फिर हमने इसको सॉल्व किया। -1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा प्लस का 1 आता है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारा माइनस-माइनस की गुणा होके प्लस कितना हो गया है? यहाँ पे 3 और 1 की गुणा हुई, 3 हुआ, तो ये हमारा जुड़ के कितना हो गया? 4 हो गया, और ये हमारे पास माइनस का 4 ऑलरेडी था। तो इस तरीके से +4 -4 कट के हमारा कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है? 0 आ गया, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया है? 0 आ गया। इतना हमने देख लिया, ठीक है? इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो आगे हमें क्या पॉइंट मिलता है? तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्योंकि p -1 इक्वल टू 0 आया। हमें 0, ये जो हमारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, वो हमारी कितनी वैल्यू आई थी? 0 आई थी। तो इन्होंने कहा भाई 0 आया है, तो अब ये क्या कह रहे हैं? P4, इन्होंने एक और वैल्यू रखी है, P4 x की जगह पे 4 भी रखा है। जब इन्होंने x की जगह पे 4 रखा है, तो भी हमें क्या मिला है? 0 मिला है। ये कह रहे हैं, इसलिए जब हमने -1 रखा तो हमको 0 मिला, जब हमने 4 रखा तो भी हमें 0 रखा। तो ये कह रहे हैं, इसलिए -1 और 4 जो है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के क्या है? शून्य मतलब 0 कहलाते हैं। अब शून्यक वर्ड आ गया है। शून्यक वर्ड क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। शून्यक वर्ड क्या होता है? शून्य का एक ऐसा वर्ड है यहाँ पे, जो पी एक्स की वैल्यू को क्या कर दे? शून्य कर दे, ठीक है? शून्य मतलब एक्स की हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है, जो हमारा बहुपद होता है उसकी वैल्यू को शून्य कर देता है। तो जो वैल्यू, मान लो हमने यहाँ पे 4 रखा था, तो हमको 0 मिला था, तो 4 जो हो गया है, वो हमारा क्या हो गया? शून्य हो गया है। हमने -1 रखा था, तो भी हमारा क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। इसलिए -1 भी हमारा क्या हो गया है? शून्यक हो गया है। तो जो उसकी वैल्यू को शून्य कर देता है, वो हमारा शून्यक होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है अधिक व्यापक रूप में एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है। तो ये बात तो हमने आपको बता ही दी है, ठीक है? आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला था, यदि px इज इक्वल टू ax प्लस b का एक शून्य k है, तो pk इज इक्वल टू ak प्लस b था 0। तो k की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? माइनस का b अपॉन a। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आया है। मुझे पता है कि आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? px जो है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था। रैखिक बहुपद का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है ये, ठीक है? ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, रैखिक बहुपद का। इन्होंने हमने क्या बोला था? बहुपद को हम px के फॉर्म में लिखते हैं, तो px बराबर हमारा रैखिक बहुपद क्या होता है? ax
प्लस बी होता है, ये हमने पढ़ा था ना। फिर इन्होंने कहा है कि भाई हम अगर एक्स की जगह पे कोई वैल्यू के रख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स की जगह पे हमने के रख दिया तो हमारा ये पी के हो गया। ठीक है, पी के हो गया तो हमें एक्स की जगह पे के रखना था ना, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए के प्लस बी हो जाएगा। हो गया ना। ठीक है, जहां पे एक्स था वहां पे हमने के रख दिया है। तो अब हमारे इन्होंने कहा था जब हम के रख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, पीके की वैल्यू 0 मिल रही थी। इसका मतलब शून्य हमारा क्या हुआ, के हुआ। किसने शून्य किया, के ने शून्य किया ना, तो के हमारा क्या हो गया है, शून्य हो गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का शून्य हमारा क्या है। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला हमने निकाल के देखा, तो फॉर्मूला हमारा निकला है माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस बी लिख दो इस तरीके से, अपॉन में ए लिख दो। ठीक है, कैसे लिखेंगे, माइनस का बी अपॉन में ए, ये हमारा फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला, ये के पर निकला है फॉर्मूला, और यही के पर हमारी ये वैल्यू निकल के आ रही थी। ठीक है, चाहे तो आप वैल्यू निकाल के की वैल्यू रख करो, चाहे इस फॉर्मूले का यूज करो, तो हमारी वैल्यू जो है सेम आएगी, कि जो के का मान होगा वही इसका मान होगा। ठीक है, अब बी क्या है, तो हमने आपको क्या बताया, तो बी जो है वो एक संख्या है, संख्या को क्या कहते हैं हम, अचर पद कहते हैं। ठीक है, एक्स क्या है, हमारा चर है। ठीक है, चर है। तो अब हम इसी चीज को हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, बी क्या है, अचर पद है, तो हमने लिख दिया, और माइनस तो हमारा लगा ही हुआ था तो माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया। तो बी अचर पद है, एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे ए आया था ना, ए क्या है, एक्स का गुणांक है, ए जो है वो क्या है, एक्स का गुणांक है। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्स का गुणांक हमने लिख दिया है। ठीक है, एक बार हम फिर से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी का शून्य जो है होता है, उसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया है माइनस का बी अपॉन ए। अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो बी क्या है, वो हमारा एक अचर पद है, इसलिए हमने इसको अचर पद लिखा। ए क्या है, वो हमारा एक्स का गुणांक है, तो हमने यहाँ पे एक्स का गुणांक लिख दिया। सिंपल से वही बात है, जो लिखा है वही हमको लिखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर आपसे अगर पूछा जाए रैखिक बहुपद के शून्य का फॉर्मूला क्या है, तो शून्य का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, या माइनस का अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पहला फॉर्मूला। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे कुछ चीजें जो है ग्राफ पे देखेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है पहले एक रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, और जहाँ पे ए जो है 0 के बराबर नहीं है पर विचार करते हैं। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि y बराबर ए एक्स प्लस बी का आलेख एक सरल सरल रेखा होती है। ठीक है, हमने मतलब ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम ए एक्स प्लस बी का आलेख बनाते हैं उस पे चतुर्थांश पे, तो वो एक सरल रेखा, सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा आती है इस तरीके से। ठीक है, स्लैंट में हो चाहे, ठीक है, स्लैंट में ही आएगी। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने उदाहरण ले लिया है। ठीक है, एक रेखिक बहुपद का उदाहरण ले लिया है जो कि है y बराबर 2x+3। ठीक है, ये लिया है, और उन्होंने दो बिंदु भी ले लिए हैं इसके। ठीक है, -2 कोमा माइनस का एक, दूसरा लिया है 2,7 से जाने वाली एक सरल रेखा है। मतलब ये जो इन्होंने ये बहुपद लिया था, इसके इन्होंने दो निर्देशांक भी ले लिए हैं। इन्होंने पहले से ही हमको निर्देशांक बता दिए हैं, वैसे हमको निकालने पड़ते हैं, पर इन्होंने हमको थोड़ा इजी करने के लिए दो निर्देशांक हमको इस तरीके से दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि अगर आपको निर्देशांक निकालना है, तो मान लो आपने कोई वैल्यू एक्स की ले ली, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको पता है ना y बराबर क्या होता है, जो हमको बहुपद दिया होता है वही हमारा y बराबर होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, पी एक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, बहुपद के बराबर हो। इन्होंने बहुपद क्या लिया है, 2x+3 लिया है। अब ये पी एक्स बोलो या y बोलो, ठीक है, बात एक ही है। तो y बराबर 2x+3 हो गया हमारा, हो गया। अब जैसे कि इन्होंने x की जगह पे क्या रखा है, -2 रखा है, तो x की जगह पे हमने -2 रख दिया, और यहाँ पे 2 तो पहले से था, प्लस का 3 कर दिया, तो हमारा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3 सॉल्व किया तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ गया। तो इसको जो सॉल्व किया तो इस तरीके से यहाँ पे -1 आया है। ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, x की जगह पे
क्या रखा है, 2 रखा है। x की जगह पे 2 रख दिया हमने, प्लस का 3 कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 3 मतलब हमारा यहाँ पे 7 आ गया। और ये 7 आप देख सकते हो कि हमारा 7 यहाँ पे हमको मिल रहा है। इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अगर x की वैल्यू हम खुद से रखें या हमको दी गई है तो हम y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन्होंने एक चतुर्थांश बना दिया है। तो हम आपको एक बात बता देते हैं, जैसे कि ये वाली जो हमारी रेखा होती है, ये कौन सी अक्ष होती है, x अक्ष होती है। और ये वाली जो हमारी अक्ष होती है, जो सीधी खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा है, वो हमारी क्या होती है, y अक्ष होती है। इतना आपको पता चल गया। और इधर वाला जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेखा होती है, पॉजिटिव एक्स होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की नेगेटिव अक्ष एक्स अक्ष होती है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से 0 से लेकर ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा नेगेटिव वाई का होता है, मतलब नेगेटिव वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या निर्देशांक निकले थे, निर्देशांक -2, 1। ठीक है, क्या थे, -2, -1 था। तो -2 हमको कहाँ दिख रहा था, ये वाले x अक्ष के हैं, ये वाले y अक्ष के हैं। तो जो x अक्ष वाले हैं तो उनको हम x अक्ष पे ढूंढेंगे। ठीक है, -2 हमारा ये है और -1 हमारा कहाँ है। अब इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो हमको एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट हमको मिल गया। अब ये पॉइंट जो मिला है वही हमारा क्या है, उसको हम लिखेंगे -2, -1 लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो ये वाला पॉइंट जो निकला है वो हमारा क्या हो गया है, -2, -1। ऐसे दूसरा निर्देशांक जो था वो था 2, 7। 2, 7, 2 हमारा कहाँ है प्लस का, 2 हमारा ये है। 7 प्लस का कहाँ है, ये हमारा ये है। अब इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। ये सब आपको इमेजिन करना है, या तो आप डॉटेड से करो। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से चल रही हूँ। 2 को आगे बढ़ाया तो हमको एक कट पॉइंट यहाँ पे मिला। ये जो कट पॉइंट है यही हमारा क्या है, 2, 7 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कट पॉइंट मिला और एक यहाँ पे कट पॉइंट मिला। इन दिनों इनको हमने जब मिलाया तो हमको एक सीधी रेखा मिली। ये जो सीधी रेखा मिली है वही हमारी क्या है, y है। y बराबर 2x+3। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक द्विघात बहुपद दिया है। ठीक है, y बराबर x² - 3x - 4 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके भी इन्होंने निर्देशांक जो है वो ले लिए हैं। x की वैल्यू इन्होंने कुछ रख ली है, जैसे -2 रख लिया, -1, 0, 1, 2, 4, 3, 4 इस तरीके से इन्होंने वैल्यू ले ली। और यहाँ पे x की जगह पे जो भी था, हम आपको एक निकाल कर दिखा दे रहे हैं। इसी तरीके से आप सारी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो। जैसे कि हमारे पास वो द्विघात बहुपद क्या था, xy बराबर x² - 3x - 4 था। ठीक है, तो y बराबर पहली वैल्यू इन्होंने क्या ली है, -2 ली है। -2 x की जगह पे x जितनी भी जगह पे है वहां पे -2 लिख दो। x स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, -3 लिख दिया, x की जगह पे -2 लिख देंगे, -4 इसको सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होगा और माइनस और माइनस की गुणा। ठीक है, इस माइनस और इस माइनस की गुणा हमारी कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। 2 तिया हमारा हो जाएगा 6 और माइनस का 4, 6 4 10 हुआ। 10 या 4 4 से 4 काट दो, हमारा कितना आ गया, 6 आ गया प्लस का। तो ये वैल्यू हमको इस तरीके से यहाँ पे मिल गई है 6। ठीक है, ऐसे ही x की जगह पे ये सारी वैल्यू जो हमें रखनी है और हमें y की वैल्यू जो है वो मिलती जाएंगी। ठीक है, तो सारे निर्देशांक इस तरीके से हमें पता चल गए हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से दिख जाए। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, आ जाओ भैया साइड में, इधर हो गया है। ठीक है, अब सही है ना। हाँ, तो यहाँ पे पहला निर्देशांक जो हमारा निकला था वो क्या निकला था, वो निकला था -2, 6। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, इधर वाला -x की वैल्यू होती है, इधर जो भी वैल्यू, सॉरी, इधर जो होती है वो +x की वैल्यू होती है, इधर जो भी वैल्यू होती है वो -x की वैल्यू होती है, इधर जो भी वैल्यू होती है वो +y की वैल्यू होती है, इधर जो भी वैल्यू होती है वो -y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना था, -2x। ये वैल्यू जो है वो x की है, ये वैल्यू y की है। तो -2 हमारा कहाँ पे है, ये है। और +6 कहाँ है, तो +6 जो है वो ये है। ठीक है, -2 को हमने इस तरीके से आगे बढ़ाया और 6 को आगे बढ़ाया तो हमको यहाँ पे एक कट पॉइंट मिला। ठीक है, अब यही कट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, -2, 6 है। ये हमको यहाँ पे एक निर्देशांक मिल गया।
ठीक है, मिल गया निर्देशांक, यहाँ पे हम पॉइंट बना देते हैं। आगे चलते हैं, तो फिर हमारा अगला निर्देशांक है -1, 0। क्या है? -1, 0। -1 कहाँ पे है? तो -1 जो है वो हमारा यहाँ है, और इन्होंने 0, y जो है वो है ही नहीं, 0 है। तो मतलब यही जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? -1, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो 0, -4 है। तो 0 मतलब x है ही नहीं, सिर्फ y है, वो भी -4। तो ये वाला पॉइंट जो मिला मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा? 0, 0, -4। तो ये पॉइंट भी हो गया। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे लिखा है 1, -6। ठीक है, 1, -6। तो 1, -6 मतलब प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, -6 मतलब y पे हमें -6 चाहिए, जो कि हमारा ये है। 1 को हमने इस तरीके से सीधी लाइन में बढ़ाया, 6 को हमने इस तरीके से सीधी लाइन पे बढ़ाया, तो हमको ये पॉइंट मिला। ठीक है, अब यही जो पॉइंट मिला है यही हमारा क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एरो दिया गया है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? 1, -6 हो जाएगा। तो ये निर्देशांक भी हमारा हो गया। फिर है हमारा 2, -6। ठीक है, 2 प्लस का है, तो 2 हमारा ये हो गया। -6 हमारा अगेन ये हुआ। इसको इस तरीके से बढ़ाया और 2 को इस तरीके से बढ़ाया, तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला है। ठीक है, यही पॉइंट जो हमको मिला है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट 2, -6 हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको ढूंढा, 3, -4, प्लस का 3 हमारा यहाँ पे है, माइनस का 4 हमारा यहाँ पे है। इसको इस तरीके से बढ़ाया, -3 को इस तरीके से बढ़ाया, तो हमको एक यहाँ पे कट पॉइंट मिला। यही कट पॉइंट हमारा क्या है? 3, -4 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके निर्देशांक भी हमें पता चल गया है। आगे चलते हैं, 4, 0 दिया है, 4, 0 मतलब 4 तो है, प्लस का y का 4 तो है, पर y है ही नहीं, 0 है। तो मतलब यही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? 4, 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो लास्ट वाला 5, 6, प्लस का 5 ये है और प्लस का 6 ये है। तो भाई 5 को हमने आगे से यहाँ तक बढ़ाया और प्लस के 6 को यहाँ तक बढ़ाया, तो ये कट पॉइंट मिला। तो कौन सा कट पॉइंट मिला है हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये वाला कट पॉइंट जो मिला है वो हमारा क्या है? 5, 6 है। अब हमको जो जो पॉइंट मिले हैं, ठीक है, जो जो पॉइंट हमको मिले हैं हम उनको क्या करेंगे? इस तरीके से इन बिंदुओं को हम थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना मेरी, तो थोड़ा सा मेरा तिरछा विरछा हो जाता है, मैनेज कर लेना है। तो इस सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से करोगे, मुझे पता है। मिलाते हुए इस तरीके से हम चलेंगे, कोई भी पॉइंट हमारा छूटना नहीं चाहिए, छूट जाएगा तो गड़बड़ हो सकता है। इस तरीके से मिलाते हुए चलेंगे ना, तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। बिल्कुल डीपली मैं आपको समझा रही हूँ, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। चाहे तो आप यूट्यूब पर कितने भी अच्छे टीचर्स की क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब ये जो हमको ग्राफ मिला है ना, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया था ना, वही द्विघात समीकरण का ग्राफ है। ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं, तो ये आगे क्या, यहाँ पे हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, वास्तव में किसी द्विघात बहुपद x² प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए संगत समीकरण y बराबर x² प्लस सी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर का मतलब या तो ऐसे होगा, ठीक है, ऊपर की ओर खुला होगा, या तो नीचे की ओर इस तरीके से खुला होगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा अगर ए हमारा बड़ा है, ठीक है, किससे? 0 से। ठीक है, और या ए हमारा छोटा है 0 पे, तो इस पे ये डिपेंड करेगा कि हमारा ग्राफ कैसा होगा। पर हमारा जो ग्राफ निकलेगा, ठीक है, ये द्विघात समीकरण का, वो पैराबोला ही निकलेगा। पैराबोला मतलब परवलय आकार का ही निकलेगा। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सारे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ही, पहले मैंने चैप्टर को पढ़ा, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक किए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। नहीं, इतनी देर से पढ़ाई हूँ, पढ़ा रही हूँ, एक बार भी मैंने नहीं बोला है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद एडिटिंग करो, वीडियोस अपलोड करो, बहुत मेहनत है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, अगर आपको लगता है मैं ठीक ठाक पढ़ा लेती हूँ, तो पढ़िए। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए और पढ़िए। और जहाँ साथ में अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स जो मैं तैयार करवा रही हूँ, अगर आपको चाहिए हैं, तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप जोजस स्टडी, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन के नाम से है, मेरा लोगो देख लीजिए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ स्थितियां दिखाई हैं इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा है यहाँ
ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं ए और ए डैश पर काटता है। मतलब इन्होंने ये जो हमको ग्राफ बताए थे द्विघात समीकरण के, इस तरीके से बताए थे, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ग्राफ निकल के आ रहा है तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ दो है, दो बिंदुओं पे काट रहा है, ए डैश और ए पे काट रहा है। ठीक है, ये दो तरीके से काट सकता है, ए डैश और ए पे, या तो इस तरीके ऊपर से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा तो ये ऐसे काटेगा, या तो वो नीचे से होगा तो इस तरीके से काटेगा, दो पॉइंट्स ए और ए डैश पर काटेगा। ठीक है, तो इसके हमारे कितने शून्य होंगे, दो शून्य कहलाएंगे। अगर ये एक्स अक्ष को, ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक्स अक्ष की बात हो रही है, अगर एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे काट रहा है तो उसके कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। ठीक है, तो कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। पहली स्थिति तो हमारी ये है। दूसरी स्थिति में हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में दो बिंदु ए और ए डैश संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते हैं। ये बात को हो सकता है आप लोग हजम कर पाए हो सकता है नहीं हजम कर पाए हो। जैसे कि हमारे पास निर्देशांक आए हैं, एक्स कोमा वाई के निर्देशांक आए हैं हमारे -2, 0। दोनों मतलब इस तरीके से निर्देशांक आपने जो भी पॉइंट्स निकाले हैं सबके निर्देशांक जो है वो यही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी निकल के आ रहे हैं। तो ये जो है -2 क्या इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, प्लस प्लस में भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है दो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे यही आ रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे अगर यहीं पे मिल रहे हैं तो इसी तरह के यहीं पे तो टच कराएंगे ना, दोनों के दोनों पॉइंट हमारे द्विघात समीकरण है तो दो ही शून्य होंगे। तो दोनों ही शून्य जो हमारे आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं इस तरीके से। तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से ही बनेगा, एक बिंदु पे ही टच करेगा। और एक ही बिंदु को हम ए और ए डैश तो नहीं लिख सकते ना, तो ए डैश और ए लिखकर ना लिखकर हमने इसको सिर्फ एक ही नाम दे दिया है, ए। ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं। ठीक है, दो बिंदु एक ही बिंदु पर जब होते हैं तो उनको संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। तो यही बात बोलिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि इसका केवल एक ही शून्य होता है। ठीक है, जब हमको कोई ग्राफ मिलता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमको कोई ग्राफ मिला है, ठीक है, जो सिर्फ एक बिंदु पे हमारा टच हो रहा है, सिर्फ एक बिंदु पे टच हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका सिर्फ एक शून्य है। अगर हमने देखा कि इस तरीके से एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पे टच कर रहा है तो इसके दो शून्य होंगे। और मान लीजिए कोई ग्राफ इसको इस तरीके से तीन बिंदुओं पे टच कर रहा है एक्स अक्ष को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तीन शून्य है। फिलहाल द्विघात समीकरण में ये हमारे कितने शून्य दिए गए हैं, दो शून्य दिए गए हैं, एक शून्य दिया गया है। ठीक है, और तीसरी जो इन्होंने कंडीशन दी है, ठीक है, तीसरी कंडीशन में इन्होंने कहा है कि ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर होगा या पूर्ण रूप से नीचे होगा। तो एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है। तो हमको यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है, तो ग्राफ हमको पैराबोला तो मिल रहा है, परवलयाकार का तो मिल रहा है, पर वो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा, ना इधर काट रहा है ना इधर काट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं है। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी शून्य नहीं है। तो यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं, इन्होंने कहा है इस प्रकार जब आप ज्यामितीय रूप देख सकते हैं किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्य होते हैं, दो बराबर शून्य होते हैं, अर्थात जिस दो बराबर शून्य को हम कह सकते हैं एक शून्य या कोई भी शून्य नहीं है। तो हमने यहाँ पे द्विघात बहुपद के बारे में जो हमारा ग्राफ निकलता है, ठीक है, पैराबोला के शेप में जो ग्राफ निकलता है, उसकी तीन कंडीशन बनी थी। पहली कंडीशन में हमने देखा कि दो शून्य हैं, कितने शून्य हैं, दो शून्य हैं। उन शून्य के नाम हमने क्या दिए थे, ए दिया था और ए डैश दिया था। दूसरी कंडीशन में हमने देखा था कि इसमें जो पॉइंट्स, दोनों जो पॉइंट्स थे वो हमारे संपाती हो रहे थे। ठीक है, या कह लो कि दो बराबर शून्य के मिल रहे थे। तो दो बराबर शून्य को हमने दो बराबर शून्य ना बोलकर हमने बोल दिया कि एक शून्य है जिसका नाम हमने ए दिया था। तीसरी हमारी कंडीशन जो निकली थी उसमें हमने देखा था कि हमारा कोई भी शून्य नहीं बन रहा था क्योंकि वो एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा था। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद x की घात 3 माइनस 4x, यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है, 3 घात है, इसलिए हमने त्रिघात बहुपद बोला है। कि शून्य इन्होंने कितने बताए हैं, यहाँ पे हम आपको अलग लिख के दिखा देते हैं। x की घात 3 माइनस का 4x इस तरीके से लिखा है। इसके इन्होंने तीन शून्य बताए हैं, माइनस का 2 और 0 और प्लस का 2, तीन शून्य बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है ये जो शून्य है वो हमारे x अक्ष के
ये वास्तव में उन बिंदुओं के एक्स अक्ष हैं जहां y बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4x का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। मतलब ये जो हमारे तीनों ये जो 3 पॉइंट्स बताए हैं वो एक्स अक्ष को टच कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, पहला हमारा इस तरीके से निर्देशांक लिखे जाते हैं, -2, 3, ठीक है, 2, 3, ठीक है, या 3, -2 इस तरीके से मतलब लिखा जाता है। तो पहला वाला जो होता है वो एक्स अक्ष को दर्शाता है और दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो वाई अक्ष को दर्शाता है। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, -2, तो -2 हमने लिख लिया। ये हमारा 0, 0 है, मूल बिंदु है, तो इसका पहला पॉइंट क्या है, 0, तो हमने दूसरा 0 दिखा दिया। इसका पहला पॉइंट क्या है, 2, 0 है ना, तो 2 दिखा दिया। तो ये जो एक्स एक्स के पॉइंट हैं वही हमारे क्या है, शून्य है। बस यही बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग इन्होंने निर्देशांक दिए हैं, निर्देशांक कैसे ग्राफ पे बनाए जाते हैं ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब हम अपना पहला उदाहरण देख लेते हैं। हम यहाँ पे पूरा जो आपका बुक है वो पूरी पढ़ाने वाले हैं। हो सकता है थोड़ी क्लास लंबी हो जाए, लेकिन मुझे अगर लगता है कि भाई अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग 10th में हो और 10th हमारा बोर्ड है और इसमें अच्छे मार्क्स आने जरूरी है। अगर आपने चैप्टर को डीप से पढ़ लिया है, मैं एक एक पॉइंट लेकर चल रही हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ फिर पढ़ा रही हूँ पूरा चैप्टर, मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो निकाल के ला रही हूँ, फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज आपको हलवा लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों के प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या करना है, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि पहला वाला जो हमारा दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे जो पहला वाला दिया गया है, शून्यकों की संख्या बतानी, तो एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कितने शून्य हो गए, एक। एक्स अक्ष को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कितने शून्य हो गए, दो। एक्स अक्ष को एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य किसकी संख्या हो गई, 3। यहाँ पे एक्स अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट, यहाँ पे वाई अक्ष की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ एक्स अक्ष की बात की जा रही है। तो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी शून्य की संख्या एक हो गई है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे भी शून्य की संख्या एक हो गई है। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 4 बिंदुओं पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो हमारे आंसर क्या आए हैं, 1, 2, 3, 1, 1, 4। हाँ, अब मिला लेते हैं हमारे आंसर सही है कि नहीं। देखो भाई, शून्यकों की संख्या 1, 2, 3, 1, 1, 4 बिल्कुल सही आया है ना। तो बस हमको इतना करना था। अब हमारी 2.1 एक्सरसाइज आ गई है, इसको हम कल देखेंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे देखते हैं आगे की बात। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। तो इन्होंने यहाँ पे 2x² माइनस 6 है, इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व कैसे किया है ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि हमने इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा कराई है पिछले जब हमने पढ़ाया था आपको, आपका कोर्स पढ़ाया था, और बाकी 8th और 7th में भी है, तो वहां पे तो बेसिक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। हम, मुझे पता है आपके लिए ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं ये सारी चीजें जो है साथ के साथ बिल्कुल बेसिक लेवल से कराऊंगी, ताकि आपको ये जो गुणनखंड निकाले जाते हैं वो अच्छे से आ जाए। तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 2x² माइनस का 8x प्लस का 6, इस तरीके से दिया गया है ना। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्स का जो गुणांक होता है और जो हमारा अचर पद होता है, इनकी हम करते हैं गुणा। एक्स का गुणांक ये वाला नहीं, जो मैक्सिमम घात वाला होता है। मैक्सिमम घात क्या है, 2 है ना। तो x² का गुणांक हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, x² का गुणांक और अचर पद, इनकी हम गुणा करते हैं। मतलब हमने 2 की 6 से गुणा की, तो हमारा कितना आया, 12 आया। तो हमें क्या करना है, ये हमारा 12 कैसे आया, गुणा करने पे आया ना। तो हमें ऐसा करना है, ऐसा कुछ ढूंढना है कि गुणा करने पे हमारा 12 आए। यहाँ पे माइनस का 8 लिखा है, ठीक है, माइनस का 8 लिखा है, मतलब यहाँ पे माइनस हमने साइन लिया है ना, मतलब हम चाहे जोड़े या घटाएं, हमको माइनस का 8 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से, आप इधर उधर मत भागो, सिंपल से आप 12 का लासा निकालो, 2 से कर लो, ठीक है। 2 छंगे 12, फिर हम 2 से करेंगे, 2 तिया 6, फिर हम करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। हमें लाना क्या है,
हमें लाना है जोड़ने या घटाने पे 8 लाना है। तो 8 कैसे आएगा? तो हम क्या 2 या 6 कर लेते हैं। 6 में अगर 2 जोड़ देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा ना। मतलब 6 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। पर 8 इन्होंने कहा है माइनस का लाओ भाई। ठीक है, तो हम माइनस का 8 तभी ला सकते हैं जब हम दोनों को माइनस में कर दें। अगर हमारा दोनों माइनस में हो जाएगा तो ये हमारा माइनस का 8 आ जाएगा। मतलब हमने क्या किया, माइनस का 6 कर दिया, माइनस का 2 कर दिया, तो ये हमारा माइनस का 8 आ गया। अगर हम अब हमने ये वाली कंडीशन, दो कंडीशन हमें फिल करनी पड़ती है। पहली कंडीशन फिल हो गई। दूसरी कंडीशन थी कि हमें दो मतलब इन्हीं का, ये जो हमने गुणनखंड निकाले हैं इनको इस तरीके से अरेंज करो कि हमारा 12 आ जाए। तो हमने दो पॉइंट निकाले, माइनस का 6 माइनस का 2। अभी इनकी हम गुणा करके देखते हैं, माइनस का 6 गुणे माइनस का 2। तो हमने जब इनकी गुणा की तो 6 दूनी 12 भी आ गया और प्लस का 12 भी आ गया। प्लस का 12 आ रहा था ना, मतलब दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। जब हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम आसानी से यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2x² लिख देंगे। हमारे पास क्या आया था, माइनस का 6 माइनस का 2 आया था। तो इसको फिलहाल हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर 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 दिखे। ठीक है, तो हमारे पास माइनस का 6 आया था, माइनस का 2 आया था। हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे x लगा हुआ है, तो इनके साथ में भी हम x लगा देंगे, प्लस का 6 लगा देंगे। अब इसमें से और इसमें से आपस में हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पे 2 है और 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। मतलब हमारा 2 तो कॉमन हो जाएगा। x इसमें भी है, x इसमें भी है, पर कम वाला जिसकी कम घात है वो वाला कॉमन लेंगे। तो इसकी कम घात है ना, तो सिर्फ हम x ही कॉमन लेंगे। 2x हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो इधर हमारा एक x बच गया। ठीक है, माइनस था, माइनस लगा दिया, 2 3 6 होता है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा 2 के पहाड़े में 6 आते ही है। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। और हमारा x तो कॉमन लिया नहीं था तो बच गया। और हमने माइनस कॉमन लिया था ना, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन उल्टे हो जाते हैं। जैसे ये माइनस का था तो इधर ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। और 2 3 6। अब ध्यान हमको रखना है, ये जो हमारा ब्रैकेट वाला होता है ये हमारा सेम होना चाहिए। और ये हमारा ब्रैकेट वाला जो है वो सेम आ रहा है। तो ब्रैकेट वाला अब हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ये ब्रैकेट वाला, दो ब्रैकेट हैं पर कॉमन ले रहे हैं ना, तो एक ही ब्रैकेट लिखेंगे। और हमारे पास क्या बच गया, ये 2x बच गया, माइनस का 2 बच गया। ठीक है, इनको हम अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x माइनस का 2। हो सकता है को मतलब आप 10th में हो तो आपको ये आता ही होगा। अगर फिर भी नहीं आया है, हम लोग इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, आपको ना आए ऐसा हो ही नहीं सकेगा। तो हमारे पास क्या है, x-3 और 2x-2 इस तरीके से है। देखो x-3 2x-2 और 2 इसमें कॉमन था ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इन्होंने क्या किया है, x-3 को तो लिख लिया और 2 जो था उसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, x बचा, और 2 एकम 2 होता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये आंसर लिख दिया। ठीक है, ये कैसे आया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने शायद जल्दी रफ कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो आ भी जाएगा, कोई नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं ना इस तरीके से, बढ़िया है ना, मजेदार है। चलो अब आगे यहाँ पे देखिए, ये जो वैल्यू होती है इसी को हम बहुपद को क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। तो इन्होंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है px बराबर ये का मान शून्य है जब, मतलब इसके हम शून्य इसका मान शून्य कब निकलता है, जब इन्होंने x बराबर -1 रखा। x बराबर -1 नहीं, मतलब ये जो हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये जो हमारे दो ब्रैकेट निकले थे, ये एक तरीके से शून्य की वैल्यू देने के लिए निकले हैं। जैसे x-3 था। ठीक है, इसके अगर हमें शून्य निकालने हैं तो px की वैल्यू को हमें 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको x-3 को 0 करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब हम इसके लिए कर लेते हैं, x-1 था, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो x 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसके दो शून्य किस तरीके से निकल के आ गए हैं, x बराबर 3 और x बराबर 1। यहाँ पे आप देख सकते हो, यही बात इन्होंने कहा है, x बराबर 1 और x बराबर 3 हो, मतलब इसके दो शून्य हो गए हैं, 1 और 3। ठीक है, यही हमने आपको बताया है। तो अब हमारे पास जो, जैसे कि हमने फॉर्मूला सीखा था, रैखिक बहुपद का फॉर्मूला सीखा था ना। अब हम यहाँ पे द्विघात बहुपद के फॉर्मूले सीखेंगे जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पे अब हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे।
ठीक है, शून्य हमारे क्या निकले थे, 1 निकला था, 3 निकला था, इनका हमने कर दिया योग, तो क्या आ गया है, 4 आ गया है। अगर हमें शून्यक नहीं पता है और हमसे कहा जाए, एक हमको इस तरीके से बहुपद दे दिया जाए, इस तरीके से कहा जाए कि भैया हमको शून्यकों का योग बताओ, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है माइनस का एक्स का गुणांक। ये लिखा हुआ है, मैं क्यों बार बार लिखूं, ठीक है, जब लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, देख लो, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है, तो भाई ये हमारे पास क्या था, 2x² माइनस का 8x+6। ठीक है, एक्स का फॉर्मूले में क्या था, माइनस था, माइनस हमने लिख दिया। फिर बोला था इन्होंने एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, 8 है। ठीक है, बट्टे में क्या बोला, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, सॉरी कोई आ गया, देखो भाई, इन्होंने क्या बोला था, एक्स का गुणांक जो है वो माइनस का 8 है, और फॉर्मूले में हमारा माइनस जो है पहले से ही दिया गया है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बटे में 2 था, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, तो हमारा क्या आ गया, 4। 4 ही हमने जो शून्य निकाले थे वही हमारा 4 आ रहा था। अगर हमें शून्य नहीं पता है फिर भी हमसे ये कह रहे हैं शून्यकों का योग बताओ, सिंपल से फॉर्मूला याद करो, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में भी देखेंगे, पहले तो हम शून्यकों की गुणा भी देख लेते हैं। तो दूसरा जो फॉर्मूला होता है, शून्य को अगर हम अल्फा और बीटा मान ले, तो ये इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी आगे हम पढ़ेंगे, हालांकि अल्फा प्लस बीटा, अगर हमने शून्य का अल्फा और बीटा माने हैं तो शून्य का अगर यूं हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। अगर हम इसको, चलो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है शून्यकों का गुणनफल। शून्य का हमने क्या निकाले थे, 1 निकाला था और 3 निकाला था, हमने कर दिया इनकी गुणा, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 आया ना। अगर हमें शून्य पता नहीं है और हमसे ये कह देंगे भैया शून्यकों का गुणनफल बताओ, तो हम क्या करेंगे, अचर पद, हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा हमें, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणा। अचर पद क्या होता है, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो होता है अचर पद। जैसे कि हमारा क्या दिया गया है, 2x² माइनस का 8x+6 दिया गया था, जो संख्या होती है वो होती है अचर पद। तो 6 लिख लिया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 2 था, तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट हमारा आ गया, हमें शून्य की जरूरत नहीं थी। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर शून्यकों के योग की बात की जाए तो आंसर हमारा फॉर्मूला होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर शून्यकों के गुणनफल की बात होती है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसमें माइनस नहीं होता है और योग वाले में माइनस होता है। ठीक है, इतना हो गया, आगे चलते हैं। इसी चीज को अल्फा बीटा के फॉर्म में भी इन्होंने बताया है। यहाँ पे चलो उसको इस क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल देकर इन्होंने सॉल्व करने को बोला है। जैसे कि हमारे पास क्या था, हम आपको बता दे रहे हैं, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। अगर हमें क्या बताना है, शून्यकों का योग बताना है, हमें पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ठीक है, शून्यकों का योग, तो क्या करेंगे, माइनस क्या था हमारे पास, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है, 5 है ना, तो 5 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि हमारा कितना है, 3। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3। ठीक है, अब ये गुणनफल की बात कर रहे हैं, किसके, शून्यकों के गुणनफल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारा फॉर्मूला था अचर पद। अचर पद हमारा क्या है, माइनस का 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 3 था, तो बटे में 3 लिख दिया, तो माइनस का 2/3 जो है वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम, इन्होंने व्यापक रूप को लेकर चले, व्यापक रूप हमारा क्या था, बहुपद का व्यापक रूप क्या था, याद है आपको, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था हमारा पी एक्स इज इक्वल टू ए पी। ये पी एक्स तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि ये हमारा एक बहुपद के रूप में पी एक्स को लिखा जाता है। व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद के रूप में होता है, इसलिए हम इसको पी एक्स में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अब इन्होंने कहा कि हमने दो शून्य मान लिए हैं, अल्फा और बीटा मान लिए हैं, इसके इन्होंने क्या किया है, दो शून्य मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिया है। ठीक है, तो शून्यकों का योग की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, हमने शून्य मान लिए हैं अल्फा और बीटा, तो योग की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, एक्स का गुणांक माइनस के एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक हमको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, और फॉर्मूले में माइनस भी था, माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक हमको बी लिख रहा है, बी लिख दिया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये था ना फॉर्मूला, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक है हमारा बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो वही हमारा सेम फार्मूला निकल के आया है जो हमने रैखिक समीकरण में देखा था, माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने वो याद करके रख लिया है। तो पहला फॉर्मूला ये निकल के आया है। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, इनके गुणनफल की। ठीक है, ये कुछ ये सब ऐसी फालतू की चीजें दी गई हैं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। और फिर ये हमारा होता है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा। फिर उसका फॉर्मूला था अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणन। अचर पद हमारा क्या है, सी है ना, तो सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणक हमारा ए है, सी बटे में है। तो दूसरा फॉर्मूला हमारा निकल के आया है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये हमने आपको पहले ही समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सेम वही चीज लिखी हुई है जो हमने आपको बताई है। ठीक है, अब हम अपने देखते हैं किसको, उदाहरण को। उदाहरण को देखते हैं भैया, पेन ले लेते हैं अपना। तो उदाहरण नंबर 2 हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन तो बढ़िया है, एकदम मस्त वाला। ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, क्या हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये बोला है। ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं, तो भाई ये शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने योग रूप की बात नहीं की है फिलहाल अभी शून्य की। ठीक है, इन्होंने बस यही कहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना, मतलब हमको पहले शून्य निकालने हैं, फिर हमें फॉर्मूला लेकर सत्यता सत्य निकालना है कि हाँ, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे कि फॉर्मूला अगर हमें शून्य नहीं ज्ञात है, बिना शून्य के भी हम शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स का गुणक या एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम एक ही मान लेंगे। समझ लो 1 और 10 की गुणा हुई हमारी कितनी, 10। 1 और 10 की हमने जब गुणा की तो हमारा कितना है, 10। तो मतलब हमें गुणा करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन के साथ क्या है, 7 है, मतलब हम चाहे जोड़ें या घटाएं। ठीक है, जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो ये जो हमारा 10 है, इस 10 का हम सीधे सीधे ला से ही निकाल देते हैं। ठीक है, 2 पंचे 10, फिर 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5। अगर हम 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 2 + 5 अगर करते हैं, 7 हमारा प्लस का है, प्लस का 7 भी मिल रहा है। अगर हम 2 × 5 करते हैं तो हमारा प्लस का 10 भी मिला है। मतलब ये कंडीशन भी फिल हो गई और ये कंडीशन भी फिल हो गई, दोनों कंडीशन फिल होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन हमारी फिल हो गई हैं। तो मतलब हमें क्या मिल गया है, हम इसको यहाँ से एक चीज हटा देते हैं। देखो भाई, हमको यहाँ पे क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x ये था। हमको 2 पॉइंट मिले हैं, 2 और 5 मिला है, तो एक्स स्क्वायर लिख दो। 2 मिला था, यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, x लिख दो। 5 मिला था, 5 लिख दो, और प्लस का हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x लेंगे कॉमन, इसमें x बचा, प्लस का 2 बचा, इधर हम 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, x तो हमने लिया नहीं था। 5 दूनी 10, ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए जो कि हमारा सेम है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम ये जो है ब्रैकेट वाला कॉमन, ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए जो कि हमारा सेम है, ब्रैकेट वाला ले लिया, जो हमारे बचे हुए हैं जैसे x बचा हुआ है प्लस का 5 बचा हुआ है, इसको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हमारे गुणनखंड निकल के आए। अब ये दो गुणनखंड तो निकल के आ गया, हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। शून्य इन्हीं से निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए
क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू को 0 करेंगे, मतलब x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। और इधर तो हम बैठे हैं लेकिन बता दे रहे हैं, तो 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे, 5 उधर जाएगा, minus हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया है, -2 और -5। आप देख सकते हो -2 और -5 हमको मिल गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, इनके हिसाब से क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है, देखो पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं हमारा आता कितना है। हमारा -2 आया था, -5 आया था, योग करना था तो हमने इनका कर दिया, योग कर दिया, योग किया। तो देखो -2 और प्लस और माइनस की गुणा हमारी कितनी होगी, माइनस, मतलब माइनस का 2 माइनस का 5, हमारा कितना हो गया, -7 हो गया, -7 आ रहा है। अब हमने, हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस का बी अपॉन है, बी की जगह पे ये है, ए की जगह पे हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं, तो बी की जगह पे हमारा क्या है, 7 है, माइनस तो फॉर्मूले में था, और ए की जगह पे हमारा 1 है, ठीक है, माइनस बी अपॉन है, तो इसको हम माइनस का 7 कह सकते हैं, और हमारा यहाँ पे भी माइनस का 7 आया था। तो ये तो सत्य, तो हमारा मतलब हमने प्रूव कर दिया। गुणनफल की बात करते हैं तो हमारे शून्य क्या आए थे, -2 -5 आए थे, इनका गुणा किया तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, तो प्लस का 10 हो गया। और हमारा फॉर्मूला क्या था, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है, या कह लो सी बटे ए। तो सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा है ना, 10 लिख दो। ए की जगह पे हमारा 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दो। तो 10 बटे में 1 का मतलब होता है 10, ठीक है। तो हमारा ये भी, हमारा इधर भी 10 आ रहा था, और इसको सॉल्व करके भी हमारे फॉर्मूले से भी 10 आ गया, मतलब हमने सत्यता की जांच कर दी है। अब हम अपना देखते हैं उदाहरण नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लगे आपको, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको 2 ही चीज़ दी गई है। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाला पद ही नहीं है आपको, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको पता है एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। इसमें तो स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, पर हम जानते हैं 3 का मतलब होता है √3 का होल स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई संख्या लिखी है उसको हम स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं, तो उसको अंडर रूट में करके स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ये माइनस का √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस फॉर्म में ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस √3 और ब्रैकेट में x माइनस √3, ये हो गया, इतना हो गया। अब हमको इतना पता चल गया, ठीक है, ये हम समझ लो हमारे दोनों ही गुणनखंड निकल के आ गए। तो शून्यक बताना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यक के लिए, ठीक है। तो शून्य के लिए हम करेंगे क्या, ये जो वैल्यू है क्या, x प्लस √3 को हम 0 के बराबर करेंगे, और x माइनस √3 जो है इसको हम 0 के बराबर करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है। जब वायर वगैरह टच होने लगते हैं तो ये पेन काम करना बंद कर देता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो 0 के बराबर करेंगे तो x √3 जब उधर जाएगा बराबर के इधर, तो ये माइनस का √3 हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, और माइनस का √3 उधर जाएगा तो ये प्लस में √3 के बराबर हो जाएगा। तो इसके दो शून्य निकल रहे हैं, माइनस का √3 प्लस का √3, आप देख सकते हो माइनस का √3 प्लस का √3, मतलब प्लस का √3 माइनस का √3 इस तरीके से निकल रहे हैं। तो इसके ये दो शून्य हमारे पता चल गए, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब इन्होंने वही बोला है कि भाई इसका योग बताओ। तो हमारा क्या था, समीकरण जो थी वो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 थी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करें तो वो 1 है, एक्स के गुणांक की बात करें वो है ही नहीं, तो 0 मान लो। अचर पद की बात करते हैं तो अचर पद जो है वो हमारा कितना है, 3 है, माइनस का। तो ये क्या होता है, शूनिकों का योग होता है माइनस का बी बटे ए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो बी की है, ये जो वैल्यू है वो ए की है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो हमारी सी की है। तो बी की वैल्यू क्या हमारी है, 0, माइनस का 0 बटे में ए की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है। तो 0 बटे में 1 का वैल्यू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वो 0 आ गया है, और जब हम √3 में से √3 घटाते हैं तो भी हमारा 0 हो गया, ठीक है, मतलब प्रूव कर दिया।
गुणनफल करते हैं, जब इस √3 और √3 का गुणन करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब इसको फॉर्मूले से करते हैं तो वो होता है c/a, ठीक है? c जो है वो हमारा कितना है? वो हमारा माइनस का 3 है, a हमारा 1 है, तो ये हमारा माइनस का 3 आ गया। इधर भी -3 था, इधर भी -3 था, वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है? ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं उदाहरण नंबर 4 को। यहाँ पे लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। सब कुछ सही है। ठीक है? ये कह रहे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। तो इस बार हमको द्विघात बहुपद बताना है और उन्होंने योग और गुणनफल दे दिया। तो भाई योग योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, और इन्होंने दे दिया है -3। गुणनफल का मतलब होता है अल्फा बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है c/a, जो कि इन्होंने 2 दे दिया है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या है, -b/a इज इक्वल टू माइनस का 3 है, और इधर हमारे पास क्या है, c/a इज इक्वल टू 2 है। ठीक है? इधर अपॉन में जब देखते हैं, इधर अपॉन में जब देखते हैं, a इधर है, a इधर है, दोनों में a की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो a तो हमें पता चल गया, a हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और b की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, -3 दिख रही है। ठीक है? क्या दिख रही है, माइनस का b/a। ठीक है? और ये भी ध्यान रखो, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई, 3 आ गई। c की वैल्यू डायरेक्ट हमारी क्या हो जाएगी, 2 आ गई। तो a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c भी पता चल गया। अब हमारा व्यापक रूप की बात करते हैं, तो व्यापक रूप हमारा क्या होता है, वो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसीलिए बोला था इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है? तो a की वैल्यू हमारी 1 होती है, जो कि लिखी नहीं जाएगी, 1 लिखा ही नहीं जाता है, तो हो जाएगा x²। b की वैल्यू हमारी 3 है, 3x हो गया। c की वैल्यू हमारी 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया है, बहुपद, द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। देखा आपने? ठीक है? कितनी आसानी से निकल के आ गया है, बहुत ईज़ी है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा ईज़ी लगने वाला है। ठीक है? अब हम यहाँ पे त्रिघात बहुपद की बात करते हैं, तो त्रिघात बहुपद यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखने वाला ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है? माउस को जब पास में रख देते हैं तो सही से लिखता नहीं है। x³ का गुणांक a, x² का गुणांक b, x का गुणांक c, अचर पद है d। ये बात ध्यान रखना। ठीक है? तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हुआ जाएगा, शून्यकों का योग जो होगा वो हमारा होता है माइनस का x, याद रखना, माइनस का x² का गुणांक बटे में x³ का गुणांक। तो x² का गुणांक हमारा क्या है, माइनस तो लगा दो ही, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा माइनस दिया है। ठीक है? b, और x³ का गुणांक हमारा a है, 1 2। तो सेम वही फॉर्मूला बना है शून्यकों का योग में। ठीक है? और गुणनफल की बात करते हैं, तो गुणनफल में क्या है, इन्होंने दिया है माइनस का अचर पद। ठीक है? माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक, माइनस लग देंगे। अचर पद हमारा क्या है, d है ना, तो d लिख दो, और x³ का गुणांक हमारा a, बस d बटे a हो गया। ठीक है? अब इसको आगे हम देख लेते हैं अल्फा बीटा में, तो सेम वही चीज निकलेगी हालांकि। ठीक है? देखो, तो यहाँ पे हम शून्यकों के योग की बात करते हैं। शून्य हमारे हमने मान लिए हैं 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है? इनके योग हम निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला निकला था, माइनस का b/a। अगर हम इनके गुणनफल की बात करते हैं तो हो जाएगा माइनस का d/a। ठीक है? अगर हम इनके गुणनफलों के योग की बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा, तो ये हमारा हो जाएगा c/a। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन आपको आने चाहिए। ठीक है? इससे कभी कभार पूछ लिया जाता है, पर द्विघात समीकरण वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब इसका उदाहरण नंबर 5 है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहे हैं जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ये 3x³ माइनस का 5² और माइनस का 11x माइनस 3 के शून्य 3 माइनस 1 और माइनस का 1/3 है। इसके 50 शून्यों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करना है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा व्यापक रूप होता है इसका त्रिघात समीकरण का, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे हम तुलना करेंगे जो हमारी समीकरण दी गई है। ठीक है। तो हमारी समीकरण क्या दी गई थी, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। समीकरण हमारी दी गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा हम रख कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है। ये हमारी समीकरण दी गई थी, 3x स्क्वायर नहीं क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3। ठीक है। तो ए हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। -5 क्या हो गया, बी हो गया। -11 क्या हो गया, सी हो गया। -3 क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है। सारी वैल्यू हमने यहाँ से ही मैच कर लिया। अगर हम पास पास में रख लेंगे तो सारी की सारी वैल्यू हम तुरंत के तुरंत लिख सकते हैं, इतना हमें बार बार ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें P3 मतलब एक बार 3 वैल्यू रखेंगे। ठीक है। और जब हम एक बार 3 वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या मतलब, हमें इसके लिए शून्य निकालने के लिए हमें एक बार मतलब क्या क्या करना पड़ेगा, एक बार हमको 0 रखना पड़ेगा। अगर 0 रखने पे आता है तब तो ठीक है, फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार 1 रखना पड़ेगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। इन्होंने सब कुछ रख के देख लिया पर हमको दिखाया नहीं है, इन्होंने फिर डायरेक्ट 3 रख के हमको दिखाया है। जब इन्होंने एक्स की जगह पे 3 रखा है तो हमको इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिल गई है 3 रखने पे। तो इसका मतलब 3 जो है वो क्या हो गया है, शून्य हो गया है। क्या हो गया है, शून्य हो गया है। द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दो गुणनखंड आ जाते हैं, उनकी वैल्यू हम 0 के बराबर करते हैं तो शून्य हमको डायरेक्ट मिल जाते हैं। पर यहाँ पे हमको बार बार रखना पड़ रहा है। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने जब x की वैल्यू -1 रखी है तो भी हमारा 0 आ गया। मतलब इसके एक तो शून्य 3 आ गया है, दूसरा शून्य जो है वो हमारा -1 आ गया है। तो तीसरी बार इन्होंने एक और शून्य देख लिया है, 3 शून्य होते हैं ना, तो तीसरा शून्य इन्होंने -1/3 रखा है तो भी हमारा 0 आ गया। तो तीसरा शून्य हमको क्या मिला है, माइनस का 1/3। 3 शून्य हमको मिल गए। क्या शून्य है हमारे, 3 -1 और -1/3। आगे चलते हैं। ये इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, जो स्टार मार्क वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ दिया जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं छोड़कर चलेंगे कि हम मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि हम सब कुछ छोड़ दें जो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पिछली इस साल मतलब जो लास्ट टाइम जो पेपर हुए हैं साइंस में वही आया है जो स्टार मार्क वाला था। बच्चे धराशायी हो गए, कुछ कर नहीं पाए। जिन्होंने पढ़ लिया था वो कर पाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा अगर पेपर में आ जाता है तो आप क्या कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, बस मुंह पकड़े बैठ जाओगे, रोने लगोगे, रो भी नहीं पाओगे। ठीक है। तो इससे बढ़िया हम सब पढ़ाकर चलेंगे, सब पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर आपको हाँ लगता है कि पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ लो, नहीं तो स्किप करके जाओ, भाग जाओ भाई। ठीक है। अब हमको 3 शून्य पता चल गए, 3 -1 -1/3। अब हमें क्या करना है, इन तीनों का योग करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है। योग इस तरीके से सिंपल तरीके से करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 5/3 आ जाता है। और फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूले में होता है माइनस का b बटे a, तो माइनस का तो फॉर्मूले में होता है। और माइनस b, ठीक है, b की वैल्यू हमारी क्या है, हमारा जो क्वेश्चन था बहुपद था, उसमें b की वैल्यू हमने देखी थी क्या थी, -5 थी। तो माइनस माइनस की गुणा हमारी कितनी हो गई, प्लस हो गई, बटे में 3 था तो हमारा प्लस का 5/3 इधर भी आ गया इधर भी आ गया तो मैच हो गया। ऐसे ही ये हमने सोनिकों का गुणनफलों का योग हमने जब किया तो हमने इसको जब सॉल्व किया है तो ये हमारा कितना आ गया है, माइनस का 11/3। फॉर्मूला जो होता है वो c/a होता है। c की वैल्यू हमारी कितनी थी, वो थी हमारी कितनी थी, 11 थी। ठीक है, -11। और एक जो था वो हमारा 3 था। तो ये भी हमारा मैच कर गया है। ऐसे माइनस का d/a हमारा अल्फा बीटा गामा गुणनफल था, इनका गुणनफल करने पे 1 आया था। d की वैल्यू जो थी वो हमारी -3 थी। ठीक है। और माइनस हमारा फॉर्मूले में भी लगा था तो माइनस से माइनस हमारा कट गया, बटे में 3 था। और a की वैल्यू तो हमने 3 देखी थी, 3 से 3 कट गया तो हमारा 1 आ गया। ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए दिए गए हैं, तो आप कर लो चाहे तो अच्छा ही होगा।
ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, हमने अब तक जो पढ़ा है कि उसको भी छोड़े। तो इन्होंने पहला पॉइंट जो दिया है, घातों 1 2 3 के बहुपद क्रमता, मतलब एक घात वाला क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। दो घात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला त्रिघात बहुपद कहलाता है। फिर इन्होंने कहा है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, ए बी सी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं हैं। और इस समीकरण में, ये जो द्विघात समीकरण है, इसमें हम ए की वैल्यू को जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर तीसरी बात है, इन्होंने पी एक्स के शून्य उन बिंदुओं के एक्स के निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स, मतलब y बराबर हम पी एक्स रखते हैं तो हम क्या करते हैं, x हम उसको निर्देशांक पर दर्शा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। मतलब द्विघात बहुपद है तो अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, दो शून्य हो सकते हैं। पर हमने कंडीशन कितनी देखी थी, तीन कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन में हमको दो मिले थे, दूसरी कंडीशन में हमको एक शून्य मिला था, तीसरी कंडीशन जो हमारी थी उसमें कोई भी शून्य नहीं मिला था। लेकिन अधिक से अधिक की बात कर सकते हैं तो अधिक से अधिक दो शून्य हो सकते हैं। अब इन्होंने त्रिघात बहुपद की बात की है तो अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा दो। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा तीन। पॉइंट नंबर 5 जो है वो यहाँ पे लिखा है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अल्फा मतलब शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा सी बटे ए। अगर अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्य हो तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा माइनस का बी बटे ए, और शून्यकों के गुणनफलों का योग हो जाएगा सी बटे ए, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा माइनस का डी बटे। ये क्या है, ध्यान रखो, शून्यकों के गुणनफलों का योग है। ये है शून्यकों के गुणनफलों का योग, और ये है शून्यकों का गुणनफल। गुणनफलों के योग की बात आए तो हो जाएगा सी बटे ए, और सिर्फ गुणनफल की बात आए तो हो जाएगा माइनस का डी बटे। ठीक है। इस तरीके से पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा दिया है। अगर क्लास पसंद आई तो भाई प्लीज हमारे क्लास को है मतलब क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक्सरसाइज 1.2.1 और 2.2 हमको करानी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही कराएंगे। तो क्लास पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।